इवेंटफुल डे जहां पर कुछ देर पहले एमपीसी का आउटकम आके गया, अनचेंज रहा पॉलिसी के अंदर। अब एक्सपायरी का दिन भी है, जी एनसीएलटी की हियरिंग भी है और बहुत कुछ पॉलिटिकल फ्रंट पर भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आज अवेटेड हैं, लेकिन उसके पीछे मार्केट्स जो है बिल्कुल फ्लैट, करीब करीब ½ % नीचे, रादर 80-90 अंकों की गिरावट है। थोड़ी पहले गिरावट और ज़्यादा गहराई थी, लेकिन फ्लैट इसलिए बोल रहा हूँ कि बेस देखिए 19,500 के सामने 80 अंकों की गिरावट है, तो इसलिए ½ % के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पर है। निफ्टी बैंक भी ½ % नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप एक बार लेकर आई, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स में उतनी खरीदारी नहीं है जितनी कल के सत्र में थी। तो मिड कैप अभी भी हरे निशान में है और आउट परफॉर्म कर रहा है फ्रंटलाइन इंडिसेस को, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आ गया है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर भी कामकाज हो रहा है। तो फ्रंट लाइन इंडिसेस के कंपैरिजन में आज तीसरा दिन जबकि इंडिसेस में ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 1504 बढ़ने वाले, 1283 गिरने वाले, यानी कि थोड़ी देर पहले जो डिक्लाइंस बढ़ गए थे और एडवांसेस घट गए थे, एक डिप आने के बाद इंडेक्स में, वहां से वापस रिवर्सल आया है। आज अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है। M&M कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिव, अदानी पोर्ट्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ONGC एक अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हालांकि बैंक से जो प्रेशर है वो प्रिवेल कर रहा है। कल भी ये लार्जली मेजर अंडर परफॉर्मर थे और आज भी ICICI बैंक, HDFC बैंक दोनों में ही करीब करीब 30 अंकों के आसपास का या 27-28 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। एशियन पेंट सरप्राइज है, 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डे लो के बहुत नज़दीक है और 8 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये भी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं अरुण मंत्री से, ब्रिजेश आयल से और राजन शाह से, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में। और रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पर अरुण जी लीड कर रहे हैं 17.5% के रिटर्न के साथ। वो लीड करते हुए ब्रिजेश जी का रिटर्न 12% का है और राजन जी का रिटर्न करीब 5-5.5% के आसपास है, जबकि हफ्ते की शुरुआत राजन जी ने बढ़िया रिटर्न्स के साथ की भी थी। अब तीनों की जो टॉप कॉल्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अरुण जी की तरफ से राइट्स, ये उनकी एक टॉप कॉल थी, बढ़िया रिटर्न यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ा और साथ ही साथ करीब 498 रुपये के टारगेट दिए थे, 3.5% रिटर्न आया। और शैले होटल, ये कॉल दी गई थी राजेश जी की तरफ से, करीब 505 रुपये के टारगेट्स के लिए 2.5% का रिटर्न यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अच्छी कॉल्स, इनका रिएक्शन भी स्टॉक्स में देखने को मिला, इसलिए पोर्टफोलियो में कितना अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अरुण सर, मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू चाहूंगा, क्योंकि बाजार आज फिर गिव अप भी नहीं कर रहा है और रफ्तार भी नहीं पकड़ रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में है क्योंकि एक्सपायरी पर हम खड़े हैं। तो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? देखिए, गुड मॉर्निंग सुमित जी। देखिए, ओवरऑल कल जहाँ पे हमने मार्केट छोड़ा था उसी के आसपास वापस आज मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगेन सेम लेवल्स वही रिपीट करूंगा, 19,440, 19,450, ये जो रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फिलहाल मार्केट के लिए है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो नीचे में मार्केट में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। दो मेजर ट्रिगर, एक तो RBI पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो आज देखने को मिला है। सेकंड, जो वीकली एक्सपायरी होने की वजह से थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो सकता है आपको मार्केट में देखने को मिले। पर अगर 19,440 का लेवल होल्ड कर जाता है तो मार्केट में रिकवरी भी पॉसिबल है। इसलिए एक सलाह जरूर दूंगा, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जिसको अगर लॉन्ग लेना है तो 19,440 के स्टॉप लॉस ले सकता है। मुझे लगा अगर रिकवरी आनी है तो 40-50 पॉइंट की रिकवरी यहाँ से निफ्टी में आ सकती है। 19,440, 19,450 ये वो जोन हैं जो कि बहुत क्रूशल है। कल भी 19,475 से इंडेक्सेस घूमा था, तो अगर उसी जोन के आसपास कहीं आपको मिले तो आप वहाँ पर लॉन्ग जाएं। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए राय है 19,440 का स्टॉप लेके आप उसी तरफ पर लॉन्ग जाएंगे। ब्रजेश सर, आपका भी सेम मानना है क्या? मार्केट्स में रफ्तार आएगी और लोअर लेवल से 19,300, 19,400 इसी जोन से पुल बैक आएगा, या कुछ रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग सुमित जी। मेरा भी कहीं ना कहीं यही मानना है कि आज का जो आरबीआई के पॉलिसी को रिलेटेड जो वॉलेटिलिटी थी वो तो मुझे लगता है आज के दिन के लिए हो गया है। 19,500 का जो लेवल है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ड्यूरिंग द डे होल्ड कर जाएगा। बट आज वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि यहाँ से वन वे बाइंग करना चाहिए कि नहीं। सेकेंड हाफ में शायद एक्सपायरी का भी थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्केट में। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करते हैं। आज शायद मैं एक्सपायरी के ट्रेड नहीं लूंगा, बट अगर व्यू अगर मैं पकड़ के चलता तो मुझे लग रहा है 19,500 का जो लेवल है शायद कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। 500 होल्ड तो एटलीस्ट आज तो कर ही रहा है। राजन सर, आपका व्यू, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में एटलीस्ट आउट परफॉर्म तो कर ही रहे हैं इंडिसेस को, लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो ड्रैगर है, तो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सुमित। जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट्स है, आप देखोगे कि आज एक RBI पॉलिसी थी तो थोड़ा एक बैंकिंग के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है पॉलिसी के पहले, बट यहाँ पे जो निफ्टी है वो स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो मेरे हिसाब से 19,300
19,540 के आसपास यहाँ पे ही लॉन्ग जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 19,380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट में 19,800 तक के लेवल्स लेके चल सकते हैं, बट यहाँ पे सेटअप जो है वो काफी स्लो है। तो जो भी ट्रेड ले 2 से 3 दिन का अवधि लेके करे तो आगे जाके अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और मेरे हिसाब से यहाँ बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। निफ्टी के साथ आगे कारोबार करना चाहिए। और मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखोगे तो मिड कैप काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। जो 38,100 के आसपास इंडेक्स मिड कैप का ट्रेड हो रहा है, वो ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा और जाएगा ऊपर में अपना अराउंड 38,400 तक भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से 1-8% की और तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में आ सकती है। तो राजन से, अगर निफ्टी बैंक से दूर रहना चाहिए तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी इस बारी आईटी निफ्टी की? जिस हिसाब से सुमित जी मार्केट दिख रहा है तो एक यहाँ पे फार्मा सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छा सेटअप पे चल रहे हैं। तो एक फार्मा एक ड्राइविंग सीट करेगा। और आप देखोगे तो निफ्टी आईटी जो है ये एक 30,900 के आसपास ट्रेड हो रही है। और एक कंसोलिडेशन फेज 2022 के जनवरी से चल रहा है, तो उसका एंड एक हो रहा है। तो मेरे हिसाब से नया जो वैल्यू बाइंग करना चाहिए वो आईटी के अंदर करना चाहिए, और मोमेंटम बाइंग जो है वो फार्मा सेक्टर के अंदर करना चाहिए। चलिए, तो फार्मा आईटी ड्राइवर हो सकते हैं अगर आप निफ्टी बैंक से दूर रहते हैं तो। अब पोर्टफोलियोज लेकर आइए। अरुण जी का पोर्टफोलियो विनिंग पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करेंगे। अरुण जी ने अपने पोर्टफोलियो में बढ़िया फेरबदल किए हैं और टाइम टाइम पे प्रॉफिट से बुक किए हैं, इसका इम्पैक्ट भी है। जुबिलेंट इंग्रेविया से वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, राइट से वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी से ही प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो 2 कॉल का स्कोप अरुण जी के पास है। अरुण जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, पहला कॉल मेटल सेक्टर से रहेगा। जिंदल स्टेनलेस में मेरा लॉन्ग कॉल रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट दे सकता है। 385 का स्टॉप लॉस रहेगा और 430 का ऊपर में टारगेट। 430 के टारगेट, 385 का एक स्टॉप लॉस। जिंदल स्टेनलेस 396-97 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है, डे हाई पर है। तो मेटल कल भी आउट परफॉर्म कर रहा था, और अगर आज आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जिंदल स्टेनलेस एक नाम हो सकता है जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। किस तरह की सिचुएशन है ब्रजेश जी के पोर्टफोलियो में भी? जो कॉस्ट थी उन्होंने ठीक से एग्जिट किया। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स को होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बुक कर गए हैं वो शैले में से, और डॉक्टर लाल पैथ लैब को होल्ड कर रहे हैं। तो एक कॉल का स्कोप यहाँ बचता है। तो ब्रजेश सर, आपकी तरफ से एक कॉल। जैसे कि बताया मैंने, मैं शायद एक मोमेंटम प्ले करना चाहूंगा। एपीएल अपोलो पे मुझे लगता है तेजी का व्यू ले सकते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको करंट प्राइस में लूंगा 1572 में। इसका जो स्टॉप लॉस है इसका 1550 का मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, और 1630 ये ऊपरी तरफ में इसका एक टारगेट बन सकता है। ओके, तो एपीएल अपोलो, इसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं करीब 1630 रुपए के टारगेट्स के लिए। 1550 से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1572-73 अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन 1630 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे एपीएल अपोलो में। 1550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। राजन जी का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। उनके पोर्टफोलियो में करीब 5.5% के आसपास का रिटर्न है, और जो स्टॉक्स उन्होंने चुने उसमें जायडस वेल्डेंस को वो होल्ड कर रहे हैं, और बीएससी में उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं। कल नंबर्स भी आए बीएससी के। तो राजन सर के पास 2 कॉल का स्कोप बचता है। राजन सर, आपकी तरफ से पहला कॉल कौन सा होगा? यहाँ पे सुमित जी मेरा पहला ट्रेड रहेगा जेंसर टेक्नोलॉजीज रहेगा 517 के पास। आप सुन पा रहे हो? चलिए राजन सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। तो जेंसार में आप क्या बता रहे थे, आप रिपीट कर सकते हैं सर? हाँ, 517 पे पहला ट्रेड रहेगा मेरा जेंसर टेक्नोलॉजी बाय का। यहाँ पे 485 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट यहाँ पे 560 का रहेगा। तो ये आज का मेरा पहला ट्रेड रहेगा। ओके, तो 560 के टारगेट, 485 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप जेंसार पे लॉन्ग जा सकते हैं। ये राजन सर की तरफ से पहली कॉल है, और वैसे भी यहाँ पे न्यूज़ फ्लोज काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, एक अच्छी मोमेंटम भी है। तो 560 रुपये के टारगेट्स के लिए आप जेंसार को देख सकते हैं। 485 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। आगे भी अपने खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे हम, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है, जहाँ पर पहली तिमाही में इमामी के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफा 88% और आय 7% बढ़ा है। इबीटा में करीब 10% की ग्रोथ रही है, और मार्जिन में भी 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है। हालांकि बेमौसम बारिश से समर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर थोड़ा बहुत असर दिखा है। विज्ञापन खर्च 11% बढ़ा है।
नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के CEO फाइनेंस एंड CFO NH भंसाली सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। भंसाली सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस क्वार्टर के नंबर्स में बहुत सारी चीज़ें पूछने लायक हैं। पहले तो ये एक्सटेंडेड समर कितना इम्पैक्ट करके गया इस बार, मतलब इनफैक्ट समर छोटा रहा, बारिश ज़्यादा रही, तो कितना इम्पैक्ट रहा इसका, और ओवरऑल नंबर सिचुएशन सिनेरियो कैसे रहे? आपने सही बताया, समर बहुत इरिटेंट रहा, इंटरमिटेंट रेंज भी बहुत रहे, फ्लड की सिचुएशंस नॉर्थ में और बहुत सारी जगह में रही। तो इससे समर प्रोडक्ट्स का हमारा ओवरऑल समर पोर्टफोलियो डिक्लाइन रहा 5% से, लेकिन समर जो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 41% ऑफ ऑल टर्नओवर इन दिस क्वार्टर। और बाकी के जो प्रोडक्ट्स है जैसे बाम्स है, कैश किंग, बाम्स, बोरोप्लस, मेल ग्रूमिंग, they all have performed well. उनका इनफैक्ट नन समर पोर्टफोलियो का ग्रोथ हमारा 16% का रहा। So bearing this seasonality, the growth had been intact. The growth had been in line with what we could have expected. तो भंसाली सर, क्योंकि अब यहाँ से जो हम सेकेंड हाफ में जाएंगे फाइनेंशियल ईयर के, वो और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है यूजुअली डिमांड साइड को लेकर, क्योंकि फेस्टिव डिमांड होती है और बाकी पिकअप आते हैं। सो उसके लिए आप क्या आउटलुक लेकर चल रहे हो? क्योंकि अब आपका नॉन समर पोर्टफोलियो ऑलरेडी 16% की ग्रोथ दिखा रहा है, तो यही पोर्टफोलियो और फर्दर एक्सटेंड होगा, और प्लस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों कारोबार ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 8% के आसपास, 6% के आसपास की ग्रोथ वहाँ रही है। सो गोइंग फॉरवर्ड वहाँ से कैसे अपटिक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ब्रॉडली डबल डिजिट ग्रोथ तो आना ही चाहिए, आएगा ही, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट देयर वुड बी अ गुड मार्जिन एक्सपेंशन आल्सो। तो ग्रोस मार्जिन भी एक्सपांड जो हमारे फर्स्ट क्वार्टर में 240 बेसिस पॉइंट्स हुआ है, फर्दर भी थोड़ा उसमें मार्जिन का एक्सपेंशन होगा। तो ऑल इन ऑल मार्जिन का भी 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का मार्जिन एक्सपेंशन हम फॉर द ईयर हम सोच रहे हैं, एंड ग्रोथ भी डबल डिजिट में रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ओके भंसाली सर, लास्ट क्वार्टर तक कुछ इम्पैक्ट था वो इनपुट कॉस्ट के कम होने का, इस बारी शायद वो पूरा इम्पैक्ट आ गया है क्या? 1 2 जो रूरल स्पेस है, क्योंकि आप FMCG स्पेस के मेजर हो और रूरल में आपका अच्छा पेनिट्रेशन भी है, सो ये स्पेस अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, रूरल या सेमी अर्बन एटलीस्ट? रूरल में अभी भी पेन है, जितना हम सोचते हैं उतना ग्रोथ नहीं आया है अभी। रूरल हैज स्टार्टेड लुकिंग अप, बट स्टिल द ग्रोथ जो पेस है वो थोड़ा स्लो है अभी, उतना जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना रूरल का अपस्टिक नहीं आ रहा है। बट डिस्पाइट दिस अभी जैसे इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, तो ये सब का इम्पैक्ट, और नॉर्मल जो मॉनसून का भी सेकेंड हाफ में हम लोग सोचते हैं कि लगता है मॉनसून नॉर्मलाइज रहना चाहिए, तो वो सब का भी इम्पैक्ट। अब रूरल हैज टू परफॉर्म वेल इन द सेकेंड हाफ, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और ये इस बार ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा हायर साइड पर रहा, और आगे क्योंकि फेस्टिव है तो वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ता है यूजुअली सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या ये कांस्टेंट साइड पे ही रहेगा या अभी ये थोड़ा और इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा इसके अंदर? एडवर्टाइजमेंट को हम लोग, दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक एक्सपेंसेस, तो वो उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी देख के भी डू नॉट रेस्ट्रिक्ट इट टू समवेयर कि भई ये इतना परसेंटेज ही रहेगा। हमको लगता है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो हम एडवर्टाइजमेंट में जरूर इन्वेस्ट करते हैं, मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं कंस्टेंटली, एंड अगर लगता है कि मार्केट में उनका इम्पैक्ट नहीं आता है तो उसको, सो इट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटिवली डायनामिक, तो उसको हम लोग गेज करते हैं और उसी हिसाब से उसको देखते हैं। बट ओवरऑल जो लास्ट ईयर था उससे थोड़ा सा बढ़ भी सकता है एज अ परसेंटेज। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भंसाली सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नंबर्स के लिए, आगे वाले क्वार्टर्स के लिए भी। इमामी का स्टॉक लेकर आइए, क्योंकि रिएक्शन वाइज बहुत ज़्यादा नहीं, 1-1.5% 2% के आसपास ही गिरावट है, लेकिन शुरुआत में फ्लैट खुला था, वहाँ से थोड़ी सी डिक्लाइन मार्केट के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं दोनों खिलाड़ियों से। पोर्टफोलियो जहाँ थोड़ी देर पहले हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सेम रेंज बाउंड ट्रेड अभी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं और 2 कॉल का स्कोप अभी बाकी है, अरुण के पास और राजन के पास। तो अरुण जी, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। जी, GMR इंफ्रा पे मेरी बाई कॉल रहेगी। नो डाउट पिछले 2 मिनट में थोड़ा स्टॉक चल चुका है, पर अभी भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा और परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 14th को इसका रिजल्ट है, 14 अगस्त को, उसके पहले मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए, तो 51.5 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ऊपर में 60 के आसपास का टारगेट, 60 का टारगेट और 51.5 ये एक स्टॉप नंबर से ठीक पहले यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। GMR इंफ्रा में डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। राजन सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। यहाँ पे मेरी दूसरी कॉल रहेगी गुडफ्रे फिलिप। गुडफ्रे फिलिप अभी 2188 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
यहाँ पे टारगेट रहेगा 2360 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2111 का। तो यहाँ पे एक गुडफ्रे फिलिप को करंट रेट से लॉन्ग कर सकते हैं। तो गॉडफ्रे फिलिप्स 2360 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 2111 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बहुत ज़्यादा जब इसमें मोमेंटम आता है तो तेज़ आता है, तो ज़रा उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अच्छा, तीनों ही खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा और साथ ही साथ रिटर्न्स किस तरह के हैं वो भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं ब्रिजेश के पोर्टफोलियो के साथ। ब्रिजेश ने अपने पोर्टफोलियो में यूनाइटेड स्पिरिट्स को होल्ड कर रखा है 1060 के टारगेट्स के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब कल एडिशन था 2490 के टारगेट्स के लिए, और एपीएल अपोलो आज का एडिशन है 1630 रुपए के टारगेट्स के लिए। रिटर्न वाइज और कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज ये तीनों आपको दिखाई पड़ेंगे किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1% नीचे, डॉक्टर लाल पैथलैब आधा % नीचे और एपीएल अपोलो बिल्कुल फ्लैट। इसके अलावा जो दूसरे पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डाली जाए तो दूसरा पोर्टफोलियो है अरुण का। अरुण के पोर्टफोलियो में जिंदल स्टेनलेस उन्होंने आज एडिशन अभी लिया 430 रुपए के टारगेट्स के लिए, और जीएमआर एयरपोर्ट नंबर से ठीक पहले यहाँ पर भी खरीदारी है 60 रुपए के टारगेट्स के लिए। कंट्रीब्यूशन वाइज दोनों ही मोललेस आधा % के आसपास कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जीएमआर एयरपोर्ट भी और साथ साथ जिंदल स्टेनलेस भी। इसके अलावा राजेश की तरफ से जो एडिशन है उसमें जायडस वेलनेस पुरानी होल्डिंग है, जेंसार नया एडिशन है आज का 560 रुपए के टारगेट्स के लिए, और गॉडफ्रे फिलिप्स 2360 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 2111 का एक स्टॉप लॉस। कंट्रीब्यूशन वाइज कंट्रीब्यूशन देखेंगे 2% नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है जायडस वेलनेस का, जेंसार आधा % पॉजिटिव और गॉडफ्रे फ्लैट। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लीड कर रहे हैं अरुण 20% प्लस रिटर्न, ब्रिजेश 11% और राजन करीब 1/4% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप तीनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण आपका भी, राजेश आपका, ब्रिजेश आपका भी, और साथ साथ राजन आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जहां पर आईटी मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री के साथ लंबी बातचीत के बाद ही लैपटॉप, टैब जैसे आईटी हार्डवेयर के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पाबंदी से हार्डवेयर सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। जिस तरीके से लैपटॉप, टैब जैसी चीज़ों के इंपोर्ट पर तुरंत रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, फिर अचानक से टाइम दिया गया, तो आपको लगता है कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था? अब सरकार इस पर सोच समझ के फैसला लेगी? देखो, बहुत लंबे टाइम से जितने भी आईटी हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुए, कम से कम 8-9 महीने तो डिस्कशंस डिटेल्ड हुए। उससे पहले भी प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हुए थे। पीएलआई में ऑलरेडी 44 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ऑलरेडी सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में स्टार्ट हो गई है, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किए वो लोग भी रेडी है। ऐसा नहीं है कि कोई जल्दबाजी में फैसले की बात नहीं थी। इसमें जो इंडस्ट्री के साथ बातचीत के साथ तय हुआ है वही किया जा रहा है, और कोई डिस्ट्रप्शन होने की बात नहीं है। एक क्लियर ट्रांजिशन पीरियड पहले से भी प्रस्तावित था, और अब एकदम क्लियरली उसको नोटिफिकेशन में ले आए। तो कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया गया है, बहुत सोच समझ के सभी पक्षों से एक लंबे अंतराल तक बातचीत हुई और उसके बाद ये फैसले लिए गए हैं। आप अश्विनी वैष्णव जी को खुद सुन रहे थे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद